हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक ऐसा रहस्यमय त्रिभुज है जहां पता नहीं कितने जहाज और समुद्री शिप गायब हुए हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। जो लोग इससे अनजान है उन्हें बता दूं, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जो मियामी, बर्मुडा और पोर्टिको के बीच का हिस्सा है और तीनों के छोर को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है और इसी त्रिभुज को बर्मुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। आज तक जितने भी विमान और समुद्री शिप इस जगह से होके निकले हैं वो सब मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इसको सालों से ऑब्जर्व करते लोगों का मानना है ये त्रिभुज को एक तरह का तिलस्मयी है जो किसी अनजान शक्ति पर है। यहाँ तक कि सन 1942 में जब कोलंबस अपने समुद्री यात्रा पर थे, उसने भी इस रीजन में विचित्र रोशनी देखी और अपने दिशा यंत्र के खराब हो जाने का जिक्र किया था। अटलांटिक महासागर के इसी समुद्री क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जान पाया और इसी अबुझ पहेली ने और इसी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल को सबसे मिस्टीरियस बना दिया। तो चलिए आज जानते हैं वो 5 घटनाएं जो बर्मुडा ट्रायंगल में घटी है। यूएस साइक्लॉप्स सामान ले जाने का एक जहाज था जो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका के सेना बल के लिए तेल और बाकी सामान ले जाने के यूज में किया गया। 8 जनवरी 1918 में ये जहाज लेफ्टिनेंट कमांडर वॉकिन नेथिन ने ब्राजील के लिए रवाना हुआ। 28 जनवरी रियो पहुंचकर 2 वीक वहीं रुके। उसके बाद वो बाल्टीमोर की तरफ निकल गए। निकलने से पहले जहाज में 73 यात्री चढ़े। उनमें अमेरिकी दूतावास के रिप्रेजेंटेटिव थे। वहां से सीधा बाल्टीमोर जाने से पहले वॉली ने जहाज को बारबाडोस की तरफ मुड़ने का आदेश दिया ताकि वहां से कुछ और सामान लोड कर लिया जाए। 4 मार्च को फाइनली वो बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद से ही वो जहाज ना तो कभी देखा गया और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। वो बारबाडोस से निकला तो था लेकिन कभी बाल्टीमोर नहीं पहुंचा। जहाज के साथ उसके 309 यात्री का आज तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। इतने सालों से जहाज के बारे में कई अटकारें लगाई गई कि शायद कमांडर वॉली जो एक प्रो जर्मन थे और जहाज के यात्री उनसे काफी नफरत करते थे, या तो वो जहाज को जर्मन ले चले गए या फिर उन्होंने जहाज को बीच में ही डुबा दिया। कुछ बुद्धिजीवों ने अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव को भी इसमें शामिल करने की बात की। उनका कहना था कि उन्होंने कमांडर वॉली के साथ मिलकर जहाज को षड्यंत्र के साथ बीच समुद्र में डुबा दिया होगा। बारबाडोस से जहाज के रवाना होने से पहले ये आशंका जताई गई थी कि कार्गो और यात्रियों की ज्यादा संख्या होने के वजह से जहाज ओवरलोड हो चुका था। हो सकता है इसी कारण जहाज रास्ते में डूब गया हो, लेकिन इन फटकलों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये जहाज भी बर्मुडा ट्रायंगल के उसी क्षेत्र में गायब हुआ जहाँ से पहले बहुत सारे विमान और कई दूसरे समुद्री जहाज गायब हो चुके थे। फ्लाइट 19 मानव इतिहास में फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना अब तक के सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। फ्लाइट 19 यूएस के बमबारी करने वाले विमान एवेंजर का कोड नेम था, जिसने फ्लोरिडा के नेवल बेस से 5 दिसंबर 1945 को उड़ान भरी थी। ये प्लेन उस वक्त यूएस के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक था। चार्ल्स टेलर उसमें हो रहे अभ्यास के निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। उनके साथ 13 ट्रेनिंग पायलट्स भी थे। विमान के हवाई विस्फोट अभ्यास के लिए पूर्व दिशा में समुद्र पर 56 मील तक आगे जाना निर्धारित किया गया। ये इलाका बहामास का था। उसके बाद 67 मीलों और आगे जाकर उन्हें उत्तर की तरफ मुड़ना था, जो वहां से 73 मील की दूरी पर था। उसके बाद उन्होंने दोबारा लौटकर फ्लोरिडा आना था। सहयोग में जितना भी एरिया उन्होंने फ्लाइट से कवर किया था वो एक त्रिकोणीय क्षेत्र बनाते हैं। दिन के करीब 3:30 बजे टेलर सूचना देते हुए कि उनका दिशा यंत्र काम नहीं कर रहा है और वो लोग फ्लोरिडा की तरफ ना उड़कर दक्षिणी दिशा की तरफ आ गए थे, जो कि इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। कंट्रोल टावर ने टेलर को सूचित किया दोबारा बेस पर लौटने के लिए। अब वो उत्तर दिशा की तरफ उड़ान भरे। 15 मिनट बाद फिर कंट्रोल टावर पर टेलर का मैसेज मिला। इस बार वो काफी कंफ्यूज्ड और चिंता में थे। उसने कहा उसे अपने आसपास कहीं कोई जमीन नजर नहीं आ रही है और वो लोग पूरी तरह भटक चुके हैं। लगभग 5:50 पर फ्लाइट 19 विमान दोबारा रेडार पर नजर आया, लेकिन कुछ ही पलों में उसका संपर्क फिर से टूट गया। उनके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। आसमान में बहुत काले बादल थे और मौसम भी काफी खराब था। इन सब कारणों से 7:27 पर एयरबेस से 2 मरीन प्लेन को फ्लाइट 19 की खोज करने भेजा गया।
लेकिन उनमें से केवल एक खोजी विमान ही वापस लौट के आया। दूसरा प्लेन भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। ना उससे कोई संपर्क हो पाया और ना ही फ्लाइट 19 का कोई अता पता था। इसके बाद 5 दिनों तक उन विमानों की खोज अटलांटिक महासागर के 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में की गई, लेकिन खोजकर्ताओं के हाथ कुछ भी नहीं लगा। फ्लाइट 19 उन्हें खोजने के लिए भेजे गए विमान और उनके 13 मेंबर्स आज तक मिसिंग हैं। द विचक्राफ्ट बोर्ड 22 दिसंबर 1967 को विचक्राफ्ट नाम की एक छोटी क्लोजर बोट मियामी से रवाना हुई। बोर्ड में ब्राक और उसके फादर थे। ये बोट ब्राक की ही थी। रात को करीब 9 बजे कोस्ट गार्ड को ब्राक ने वॉकी टॉकी पर मैसेज किया कि उनके बोट से कुछ टकराया है। हालांकि उनके बोट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सुरक्षा के चलते उसने गार्ड से हेल्प मांगी कि वो उनकी बोट को खींचकर किनारे पर ले आए। लगभग 20 मिनट बाद जब कोस्ट गार्ड ब्राक और उनकी लास्ट लोकेशन वाली जगह पर पहुंचे तो वहां ब्राक और उनकी बोट का कोई नामो निशान नहीं था। उस घटना के बाद ब्राक और उसके फादर कभी नहीं लौटे। हालांकि उनके गायब होने के बाद कई तरह के अटकने लगाए गए कि किसी टीले से टकराने की वजह से उनकी बोट डूब गई होगी, लेकिन जानकारों के अनुसार ब्राक की बोट में एक फ्लोटिंग डिवाइस रखा था जो उसकी बोट को डूबने से बचा लेता। नाव में रखे सामान भी उस लोकेशन के आसपास तैरते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने 24,500 स्क्वायर मील का पूरा एरिया छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोस्ट गार्ड की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा उन्हें पूरा यकीन है ब्राक और उसकी बोट समुंदर में नहीं डूबी है, लेकिन इसके अलावा वो कहां गायब हो गए उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने बहुत ही निराशा से कहा ऐसा लगता है कि ब्राक की बोट को कोई मिस्टीरियस जगह साबुत ही निगल गई। डिसअपीयरेंस ऑफ फ्रैंक एंड रोमिना लियोन। ये बात 2003 की है। एक न्यूली मैरिड कपल फ्रैंक और रोमिना ब्योंटन बीच फ्लोरिडा से एक 16 फीट लंबी बोट में ताइबेर में सैर करने निकले, लेकिन वो आखिरी बार था जब उन्हें देखा गया। उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। जब अगले दिन रोमिना और फ्रैंक काम पर नहीं पहुंचे तो उनके कोवर्कर ने उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की। फ्रैंक एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था और रोमिना मियामी सब्स पर नाइट शिफ्ट करती थी। अगले दिन मियामी बीच पर शाम के 6 बजे से सर्च अभियान शुरू किया गया। 5 दिन में कोस्ट गार्ड ने मियामी से सवाना के 35,700 स्क्वायर मील का पूरा एरिया छान मारा, लेकिन उन्हें फ्रैंक और रोमिना की कोई खोज खबर नहीं मिली। उनके कोवर्कर्स ने बताया कि फ्रैंक को समुद्री बोट चलाने का कोई इतना खास तजुर्बा नहीं था। दूसरा, जिस बोट में वो गए थे उसमें रेडियो भी नहीं था जिससे कि वो किसी से हेल्प के लिए संपर्क कर सके। उन दोनों ने अपने मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ दिए थे। 5 दिन बाद फ्रैंक के फादर भी उनके मिलने की उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि मियामी से बरमुडा और पोर्टिको की तरफ जाने वाली बोट गायब होने के बाद कभी नजर नहीं आती, क्योंकि वो पूरा एरिया बरमुडा ट्रायंगल की क्षेत्र में आता है। रोमिना के साइकर्नी और दोस्त आज भी सदमे में हैं और उन्हें इस दुर्घटना पर यकीन नहीं हो रहा है। उनके दोस्त अभी भी ये मानते हैं कि वो दोनों अभी भी कहीं फंसे हुए होंगे और एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। तो आखिर फ्रैंक और रोमिना के गायब होने के पीछे उनके बोट का समुंदर के बीच में कहीं क्रैश होना है, या फिर बरमुडा ट्रायंगल ने एक बार फिर से 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। ब्रूस गर्नौस टाइम रैप इंसिडेंट। ब्रूस गर्नौस के साथ घटी ये घटना बहुत ही अद्भुत और विवादास्पद है। ब्रूस गर्नौस जूनियर एक बहुत ही जोशीले पायलट थे। 20 साल की उम्र में ही उसने 600 मील तक का जहाज उड़ाने का फ्लाइंग टाइम क्रॉस कर लिया था। वो फ्लोरिडा और बहामास के हवाई क्षेत्र से काफी फेमिलियर था। सन 1970 में ब्रूस ने अपने फादर और उनके बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास के एंटोस्टन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जब वो लोग बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो ब्रूस ने अपने सामने कुछ दूरी पर अजीब तरह के घने बादल देखे। वो आगे बढ़ता गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उनका जहाज उन घने बादलों के अंदर घुस चुका था। 10 मिनट बाद उनका जहाज उन बादलों से बाहर निकल गया। अब ब्रूस के सामने खुला आसमान था। थोड़ा आगे चलने पर कुछ ही पलों में एक बार फिर से घने बादलों का गुहार उनके सामने नजर आया। जैसे वो उसके पास पहुंचे उन्हें लगा जैसे ये बादल सीधे जमीन से निकल रहे हों। जब दूसरी बार ब्रूस का प्लेन उन बादलों के अंदर दाखिल हुआ तो
उसे नहीं पता था ये घटना उसके लिए यादगार होने वाली है। उसने कहा सब कुछ घना और डार्क हो गया था और उनके सामने एक बहुत तेज चमकती हुई रोशनी थी। वो जितना आगे गहराई में बढ़ रहे थे वो रोशनी और तेज हो रही थी। उस घने वातावरण से बाहर आने की ब्रूस की सारी कोशिश नाकाम हो गई। लगभग 30 मिनट उड़ने के बाद ब्रूस को सामने एक रास्ता नजर आया जो यू आकार लिए हुए थी। जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुआ उसने देखा बादलों से भी एक टनल उसके चारों तरफ एक रिम फॉर्म में आकार लिए हुए थी। वो सुरंग में से होकर जा रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो सुरंग सिकुड़ती हुई जा रही थी। जहाज को चारों तरफ से सफेद बादलों की चादर ने घेर लिया था। रूस और विमान के क्रू मेंबर्स उस सुरंग में केवल 20 मिनट के लिए रहे होंगे क्योंकि उनके बाहर आते ही उन्हें खुद के शरीर और जहाज का भारी होने का अजीब सा अभाव हुआ। रूस ने देखा वो बादल डोनेट का आकार लेते हुए सिकुड़ रहे थे। अभी उनके प्लेन के अंदर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था और केवल इंजन ही चालू था। उनके जहाज में अभी काफी फ्यूल था। दिशा यंत्र पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उसकी सुई बहुत तेजी से घूम रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने रेडियो से संपर्क बनाया तो रेडार कंट्रोल ने बताया कि उनका जहाज रेडार में कहीं नजर नहीं आ रहा है। रूस काफी आगे निकल चुके थे। उसने देखा अब वो घने नीले बादल धुंधले से होने लगे थे और वो अजीब तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक फैशन में उड़ते जा रहे थे और कुछ ही पलों में आसमान पूरी तरह से क्लियर हो गया। उन बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही वो बादल गायब हुए उनकी प्लेन की लोकेशन रेडार में दिखने लगी। इस पूरी घटना में सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि उनका प्लेन अपनी मंजिल से अब केवल 13 मिनट की दूरी पर ही था। जिस दूरी को पूरा करने में 75 मिनट से ज्यादा का समय लगता है वो उन्होंने 45 मिनट के अंदर पूरा कर लिया था। रूस का मानना था उनका प्लेन किसी तरह के टाइम ट्रैप में फंस गया होगा जिसने उन्हें 30 मिनट समय पहले और स्वामी लेवी के तरफ धकेल दिया, जिससे उन्होंने टाइम से पहले अपनी यात्रा पूरी कर ली। नीचे समुंदर में उस वक्त कई नामी घटना के बहुत से गवाह थे। उन्होंने एक प्लेन को घने बादलों के अंदर जाते हुए देखा था। आपको क्या लगता है ब्रूस सच में किसी टाइम ट्रैप में दाखिल हो गए थे और टाइम ट्रैप के चलते वो समय से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच गए और जितने भी जहाज और विमान बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए क्या वो सब समय यात्रा पर निकल गए और आज भी उस टाइम में फंसे हुए हैं, या ये सब घटनाएं दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संबंध रखते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल को इसका जरिया बनाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अबुझ और मिस्टीरियस पहेली है। इसे अभी तक कोई नहीं सुलझा सका है। कई वैज्ञानिकों ने अपने खुद के दावों को खारिज करते हुए माना है कि आज भी बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं का स्पष्ट तौर पर कोई भी कारण पता नहीं चल सका है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।